नमस्कार और स्वागत है आपका देसी विमर्श में। ये है वो मंच जहां हम देश दुनिया के गंभीर मुद्दों को सटीक, संतुलित और सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी तकनीकी सफलता की, भारत के पहले स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन आर्चर एनजी की। जी हाँ, आर्चर एनजी ये काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये ड्रोन न केवल निगरानी कर सकता है बल्कि सटीकता से हमला करने की क्षमता भी रखता है। और यही बात इसे खास बनाती है, सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि हथियारबंद भी। तो सवाल उठता है, क्या ये टर्की के मशहूर TB2 ड्रोन को टक्कर दे सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर हम जरूर बात करेंगे। और क्या आर्चर एनजी भारत को ड्रोन युद्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है? आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक अहम कदम तो जरूर है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे आर्चर एनजी की खूबियां, इसकी क्षमताएं, इसका सामरिक महत्व और तकनीकी उन्नति। बिल्कुल, और ये भी कि ये भारत की रक्षा नीति को कैसे नई दिशा दे सकता है। अगर आप भी ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर पॉडकास्ट आप तक समय पे पहुंचे। इस वीडियो की जानकारी सार्वजनिक, विश्वसनीय सरकारी स्रोतों, न्यूज़ पोर्टल्स और डिजिटल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित शोध से तैयार की गई है। जी, और हमारा उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी भी प्रकार के सैन्य संघर्ष या आक्रामकता को बढ़ावा देना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्चर एनजी, ये खबर तब ज्यादा ध्यान खींच रही है जब तपस ड्रोन प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें आई थी। हाँ, तपस को लेकर उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन कुछ तकनीकी और शायद लागत संबंधी कारणों से उसे स्केल डाउन किया गया। तो आर्चर एनजी एक तरह से उस खालीपन को भरने की कोशिश है। बिल्कुल, और शायद तपस से मिले सबक का इस्तेमाल करके इसे और बेहतर बनाया गया हो। हाल ही में इसके हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स भी सफल रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, और पहली उड़ान अगस्त 2025 में एक्सपेक्टेड है। जी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशंस पर आते हैं। इसे मेल कैटेगरी में रखा गया है, मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस। करेक्ट, मेल मतलब मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक टिके रहना। इसकी जो सीलिंग बताई जा रही है 30,000 फीट, वो काफी इंप्रेसिव है। 30,000 फीट, ये तो काफी ऊंचा है। इसका क्या फायदा होता है? देखिए, इतनी ऊंचाई पर ऑपरेट करने से ये कई तरह के जो छोटे एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनकी रेंज से बाहर रहता है, मतलब इसके सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, और इंड्योरेंस मतलब कितनी देर हवा में रह सकता है? हल्के पेलोड के साथ तो करीब 29 से 34 घंटे तक। 34 घंटे, कमाल है। हाँ, और अगर पेलोड भारी हो, मतलब हथियार वगैरह लगे हों, तब भी 18 घंटे तक। ये बहुत अच्छा एंड्योरेंस है इस कैटेगरी के लिए। और पेलोड कितना ले जा सकता है ये? करीब 300 से 400 किलोग्राम। 300-400 किलो, ये काफी है मतलब। हाँ, काफी है। ये इसे सिर्फ ISR यानी निगरानी और जासूसी तक ही सीमित नहीं रखता, ये इसे एक हमलावर ड्रोन बनाता है। इसमें हथियार लगाने के लिए हार्ड पॉइंट्स भी हैं? जी, 2 से 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, और इन पर कई तरह के हथियार लग सकते हैं, जैसे मिसाइलें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें यानी ATGM, फिर वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं ना। हाँ, जो टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं। बिल्कुल, वो भी, और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 भी। तो मतलब ये काफी वर्सेटाइल है। इंजन का क्या स्टेटस है? अभी तो शायद विदेशी इंजन है इसमें। फिलहाल हाँ, ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रो E4 डीजल इंजन लगा है जो करीब 177 हॉर्स पावर का है। लेकिन प्लान ये है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि आगे चल के इसमें भारत में ही बना VRD इंजन लगाया जाएगा। VRD? हाँ, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, वो 180 से 220 हॉर्स पावर का इंजन विकसित कर रहे हैं। जब वो लग जाएगा तो ये सही मायनों में और ज्यादा स्वदेशी हो जाएगा। अच्छा, तो ये हुई इसकी तकनीकी बातें। अब इसका सामरिक महत्व क्या है? तपस प्रोजेक्ट के धीमे होने के बाद क्या ये मनोबल बढ़ाने वाला है? निश्चित रूप से। देखिए, जब कोई स्वदेशी प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ता तो थोड़ा झटका लगता है। आर्चर एनजी की सफलता, खासकर इसके टैक्सी ट्रायल्स, ये भरोसा दिलाते हैं कि भारत में ये क्षमता मौजूद है। और ये सिर्फ एक निगरानी ड्रोन नहीं है, जैसा आपने कहा, ये हमला भी कर सकता है। बिल्कुल, 30,000 फीट की ऊंचाई, करीब 1.5 दिन का एंड्योरेंस और 300-400 किलो हथियार ले जाने की क्षमता, ये इसे एक सीरियस थ्रेट बनाता है। अब बस शिमिलैक की फाइनल क्लियरेंस चाहिए। शिमिलैक, ये सर्टिफिकेशन बॉडी है। हाँ, सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन, उनकी हरी झंडी मिलते ही पहली उड़ान हो सकती है। चलिए अब उस तुलना पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, तुर्की का बायराक्तार TB2। बहुत नाम सुना है इसका। हाँ, TB2 ने खासकर नागोर्नो काराबाख और यूक्रेन युद्ध में काफी सुर्खियां बटोरी।
तो हमारा आर्चर MG इसके मुकाबले कैसा है? देखिए, अगर हम ऑन पेपर स्पेक्स देखें तो आर्चर एनजी कई मामलों में TB2 से आगे दिखता है। जैसे ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड, आर्चर एनजी 30,000 फीट तक जा सकता है, जबकि TB2 की लिमिट करीब 25,000 फीट है। ओके, 5000 फीट का फर्क। हाँ, और पेलोड क्षमता में तो बहुत बड़ा अंतर है। आर्चर एनजी 300-400 किलो ले जा सकता है, जबकि TB2 महज 150 किलो। 150 किलो, मतलब आर्चर MG से आधे से भी कम। बिल्कुल, डबल से भी ज्यादा पेलोड क्षमता है आर्चर एनजी की। इसका मतलब है ये या तो ज्यादा वजनी हथियार ले जा सकता है या एक साथ कई तरह के हथियार या सेंसर्स ले जा सकता है। तो ये तो काफी महत्वपूर्ण बढ़त लगती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, पर यह भी याद रखना होगा कि TB2 एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है। उसने कई लड़ाइयों में खुद को साबित किया है। आर्चर एनजी को अभी वो परीक्षा देनी बाकी है। सही बात है। कागज पर बेहतर होना एक बात है, असली जंग के मैदान में टिकना दूसरी। एग्जैक्टली। विश्वसनीयता, ऑपरेशनल इकोनॉमी, मेंटेनेंस में आसानी, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। लेकिन हाँ, भारत का पहला प्रयास ही अगर स्थापित ग्लोबल सिस्टम से बेहतर स्पेसिफिकेशन दे रहा है तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, एक और बात दिमाग में आती है। भारत अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर जैसे एडवांस्ड ड्रोन्स भी तो खरीद रहा है। हाँ, वो डील भी फाइनल स्टेज में है। तो फिर आर्चर NG जैसे स्वदेशी ड्रोन की क्या जरूरत है? क्या ये MQ-9 जितने केपेबल होंगे? देखिए, MQ-9 रीपर या प्रेडेटर बी वो एक अलग लीग का ड्रोन है। वो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE कैटेगरी में आता है। उसकी क्षमताएं, रेंज, पेलोड, सेंसर्स, वो सब आर्चर एनजी से काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं। वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो आर्चर NG का रोल क्या है फिर? आर्चर एनजी मेल कैटेगरी में है। ये टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पर ज्यादा उपयोगी होगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सिर्फ टॉप एंड सिस्टम्स को इंपोर्ट करना नहीं, बल्कि अपने खुद की क्षमता विकसित करना है। मतलब ये एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है। बिल्कुल, आर्चर एनजी एक लागत प्रभावी, भारत में बना विकल्प प्रदान करता है। इससे न सिर्फ विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी में अनुभव और महारत हासिल होगी। हो सकता है कल हम MQ-9 जैसे हेल ड्रोन्स भी खुद बना पाएं। आर्चर एनजी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और शायद ये हमारे पड़ोसियों के लिए भी एक संदेश है, जिनके पास विदेशी ड्रोन्स हैं। हाँ, दक्षिण एशिया में ड्रोन वॉरफेयर का लैंडस्केप बदल रहा है। चीन, पाकिस्तान दोनों ही ड्रोन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत का अपना सक्षम कॉम्बैट ड्रोन होना एक रणनीतिक जरूरत है। ये हमें एक जरूरी बढ़त देता है। तो संक्षेप में कहें तो आर्चर एनजी सिर्फ एक ड्रोन नहीं है। ये भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की क्षमता का प्रतीक है और ड्रोन युद्ध के क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। ये जो सफल टैक्सी ट्रायल हुए हैं और जो पहली उड़ान होने वाली है, ये सफर में बहुत अहम मील के पत्थर हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर आर्चर एनजी अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरता है तो भविष्य में भारत की रक्षा खरीद के फैसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ये हमें और भी एडवांस्ड कैटेगरीज में पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन बनाने के लिए प्रेरित करेगा? ये देखना सचमुच दिलचस्प होगा। अगर आपने इस पॉडकास्ट को अंत तक देखा या सुना है तो आपका दिल से धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आर्चर एनजी जैसे स्वदेशी रक्षा प्रोजेक्ट्स सिर्फ तकनीकी प्रगति ही नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और देसी विमर्श को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें, जहां हम रक्षा नीति और वैश्विक मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते हैं, वो भी आपकी भाषा में, बिना जटिलता के। बिल्कुल। देसी विमर्श में हम मानते हैं जानकारी जब स्पष्ट हो तो विमर्श सशक्त बनता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जागरूक रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद। जय हिंद।